सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे गौतम बुद्ध एवं तमाम महापुरुषों को सादर नमन। साथियों, आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। साथियों, अभी कल और आज एक घटना घटी विशाखापट्टनम में और आपके महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में घटना घटी वो हमारे मध्य प्रदेश से शहडोल जिले से थे। इन दोनों घटना में जितने भी साथी रहे उन सबको ओबीसी महासभा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, दुख होता है कि वर्तमान समय में जितने भी बड़े लोग हैं उनकी सुविधा दी जा रही है। जैसे जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉपर्ली बसों द्वारा घर तक छोड़ा जा रहा है और जो विदेशी थे उनको घर तक पहुंचाया गया, वो भी सरकारी पैसे में। लेकिन हमारे जितने भी गरीब किसान मजदूर भाई हैं जो अन्य प्रदेशों में कमाने खाने के लिए गए हैं, वो बेचारे मजबूर होकर अपने गृहग्राम पैदा लाने में मजबूर हैं। सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि सभी मजदूरों को सरकारी पैसे से घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं कि उन मजदूरों से अभी कुछ मजदूर हमारे सीधी के कुछ रीवा के आए हैं जो गुजरात में रहते हैं, उनको हर एक मजदूर से 3600 रुपये लगभग लिया गया। बस हम आपको मूर्ख बनाने के लिए सरकार बोलती है कि सरकारी पैसे से मजदूरों को घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। साथियों, वो हर तरह से परेशान हैं, पैदा लाने जाने में मजबूर हैं। उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में कोरोना जैसी महामारी को सरकार मजाक बना रखी है। आज वर्तमान स्थिति में कोरोना महामारी की कुल जनसंख्या लगभग जो कोरोना महामारी से ग्रसित हैं लगभग 58,000 मतलब 60,000 पहुंच चुकी है, जिनमें से लगभग 2,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार दारू शराब की दुकानें खोल चुकी है। आखिर सरकार क्या बताना चाहती है? जो कि शराब की दुकान खुली है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है। ये दूसरे के ऊपर लदे लगान शराब के लिए मरे जा रहे हैं लोग।
तो आखिर सरकार को ऐसा क्या आन पड़ी कि शराब को खोलना उसकी मजबूरी हो गई। यही अभी कुछ समय पहले जब मजदूर कहीं कुछ ज़रूरी काम से जाते थे तो उन पर डंडे बरसाए जाते थे, लेकिन इन बेवड़ों, इन शराबियों को न कोई डंडा बरसा रहा है, न किसी प्रकार की रोकथाम हो रही है। आखिर रेखा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये जो केस बढ़ रहे हैं, अगर किसी एक कोरोना पेशेंट इस शराब की दुकान में गया तो कितने शराबी इससे ग्रसित होंगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? साथियों, समझने की ज़रूरत है। लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। फार्मा कंपनी लगी हुई है दवाई बनाने में, तो उसमें भी वक्त लगेगा। तो आखिर जब 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, अभी भी लॉकडाउन है, तो इन शराबियों के लिए लॉकडाउन का कोई नियम नहीं है। सिर्फ मजदूर गरीब के ऊपर ही लॉकडाउन जैसे का नियम बनता है। दुख होता है कि ये गरीब बेचारा मारा जा रहा है और उन्हीं गरीब को आज तुम शराब की दुकान के सामने खड़े। इतने दिन शराबी बिना शराब के रह चुके थे, लेकिन सरकार आखिर क्या कारण पड़ा कि शराब की दुकान खोलना पड़ा? अगर शराब की दुकान न खुलती तो जितने मजदूर जो कमाते हैं, जो वास्तव में इस शराब के अमल हैं रखते हैं, तो अगर न खुलती तो वो पैसा उनका बचता। वो पैसा बचता तो अपने घर के राशन पानी इन सब ले जाके अपने परिवार को खिला पाते। लेकिन नहीं, सरकार जानती है कि ये मजदूर गरीब किसान के बच्चे पढ़ लेंगे इस पैसे से तो आगे बढ़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो इनको शराब की दुकान का, शराब का लत दे दिया जाए ताकि ये बिगड़ जाएं। साथियों, कल कानून बना एक, जो किया गरीब मजदूर से कारखाने, उद्योगपति, छोटे उद्योगपति जो हैं, ये उनसे अब 12 घंटे भी काम ले सकते हैं। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कल सरकार ने कानून रद्द कर दिया है। जो मजदूर गरीबों का कानून था, वो 3 साल यानी 100 दिन 1000 दिन तक किसी भी प्रकार का जो मजदूरों का कानून बना था उसका नियम जो था वो स्थगित कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है? जहाँ भी देखो सिर्फ को सिर्फ गरीब किसान मजदूर यही परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, हम सब मिलकर
अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आज हम सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आवाज़ विहीन हो जाएगी। लगातार जितने कानून वर्तमान समय में बन रहे हैं वो सब गरीब किसान मजदूरों के खिलाफ है। कोई भी फैसला होता है वर्तमान स्थिति में तो गरीबों के खिलाफ होता है। अभी कुछ साथी बोलते हैं कि बोलते हैं कि ये देश में शराब की दुकान तो खुल गई, लेकिन स्कूल कॉलेज की दुकान क्यों नहीं खुल रही? तो हम कहते हैं ना खुले तो भी बेटर, लेकिन शराब की दुकान भी बंद होनी चाहिए। साथियों, आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब अब जितने भी शराब के अमली भाई लोग हैं, आप आस पड़ोस उन सबको आप लोग एक बार मना करिए कि उस पैसे का आप अपने पास रखें, उस पैसे को फालतू शराब के दुकान में ना दें, उसको ले जाकर अपने बच्चों के लिए रखें, ताकि आने वाले समय जब स्कूल खुले तो अच्छी स्कूल में उनका नामाकरण कराएं, ताकि वो अच्छे से पढ़े। अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं ओबीसी महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कल से हम संगठन में विस्तार तेजी से कर रहे हैं और चालू कर चुके हैं, जिनमें से लगातार नियुक्तियाँ चालू हो चुकी है। आप सबका सहयोग रहा तो एक विशाल संगठन ओबीसी महासभा को बनाएंगे, ताकि आने वाले जो 24 सीटों में उपचुनाव है बीजेपी कांग्रेस का, तो चुनाव हम लोग ही निर्णय ले कि किसकी सरकार बनेगी। इसलिए हम लोग तेज़ी से काम चालू कर दिए हैं कि आने वाले समय में जो आरएसएस के दो पार्टी हैं, कांग्रेस बीजेपी, इसका हम लोग खोलकर विरोध कर पाएँ, क्योंकि आपके हक अधिकार के लिए ना कांग्रेस बोल रही है ना बीजेपी बोल रही है। ओबीसी के लोग तो भरे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ 1% भी नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? जानते हैं वो कि अगर हम ओबीसी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हमारा वहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा, मतलब टिकट मुश्किल पड़ जाएगी। जो पद मिला है वो गंवा बैठेंगे, इसलिए हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। ऐसा उनकी मानसिकता है। कोई भी ओबीसी नेता वर्तमान स्थिति में आपके हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। क्यों? जानते हो? वो आरएसएस के गुलाम हैं, वो बीजेपी कांग्रेस के गुलाम हैं। वो आपके बच्चों की आवाज़ नहीं उठाएंगे। सिर्फ जब समय आएगा वोट के लिए तो बोलेंगे मैं ओबीसी, मैं एसटी, मैं इसका मसीहा हूँ, उसका मसीहा हूँ, फलाना ठिकाना बोलेंगे। लेकिन जब आपके हक अधिकार की बात होगी तो बोलेंगे मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ। तो साथियों, हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे इनका विरोध करें कि ये हमारा हक अधिकार सदन में बोलें। वर्तमान स्थिति में